बेटा जी iOS आज हम रिवाइज करेंगे। तो जनरली हमारे एग्जाम में ये 2 प्रश्न इसमें लगभग 8 नंबर का अपने को iOS में से आता है। तो बेसिकली iOS का मीनिंग हम क्या देखते हैं, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। जब एक संभावना है, पॉसिबिलिटी है डेराइविंग मोर देन वन मीनिंग, शब्द है एक से ज्यादा मीनिंग निकल रहा है, तो स्वाभाविक है यहां हमें क्या करना होगा, एप्लीकेशन ऑफ माइंड फॉर करेक्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ। 2 शब्द आते हैं, इंटरप्रिटेशन वर्सेस कंस्ट्रक्शन। दे सीम टू बी सिनोनिमस, दे सीम टू बी सिनोनिमस, एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, लेकिन ये डिफिकल्ट टू स्टेट हो जाता है कि कब इंटरप्रिटेशन खत्म होगी और कंस्ट्रक्शन बिगिंस। इसलिए इन दोनों का मीनिंग कह लीजिए या डिफरेंस हम यहां करने जा रहे हैं, और ये कई पॉइंट्स हमने उठाए एक फेमस केस से, भगवती प्रसाद केडिया वर्सेस सीआईटी। तो पहला हम इसमें मीनिंग लेने जा रहे हैं कि इंटरप्रिटेशन क्या है, एक प्रोसेस कह लो या आर्ट है। किस चीज की है, डेराइविंग ट्रू एंड सेंसिबल मीनिंग, किसका, ऑफ वर्ड्स, विच ऑथर कहे या लेजिस्लेचर कहे इंटेंडेड, राइट। जबकि कंस्ट्रक्शन क्या है, थोड़ा उससे बियॉन्ड है, दैट इज नॉट विद इन द टेक्स्ट, जो लॉ में लिखा है उसके बाहर है, बियॉन्ड जा रहे हैं हम, राइट, बियॉन्ड वर्ड्स। तो हम क्या डिराइव करना चाहते हैं, कंक्लूजन, स्पिरिट अच्छी है, तो दैट मीन्स कंस्ट्रक्शन में हम चलते हैं एज पर स्पिरिट ऑफ लॉ, और जबकि इंटरप्रिटेशन में कोशिश करते हैं कैसे चले, लेटर ऑफ लॉ। कोर्ट का रोल क्या है, तो कोर्ट का रोल इंटरप्रिटेशन में वही लेटर ऑफ लॉ पे आ गया, टू रिस्ट्रिक्ट टू द प्लेन मीनिंग ऑफ वर्ड्स, कि वहीं तक सीमित रहे चाहे वो थोड़ा गड़बड़ भी हो। जब शब्द प्लेन नहीं है तो स्वाभाविक है कोर्ट की ड्यूटी है टू डिराइव मीनिंग वेदर एप्लीकेबल टू अ पर्टिकुलर सिचुएशन और नॉट। तो कार्डिनल रूल ये कि इंटरप्रिटेशन कब करेंगे, अगर लैंग्वेज इज सिंपल एंड अनएम्बिगुअस तो आपने उसे रीड करना है विद क्लियर इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेचर, राइट। जबकि कंस्ट्रक्शन क्या है, फॉर द पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्शन द स्टैट्यूट हैज टू बी रेड एज अ होल, क्योंकि आपने डिराइव करनी है कंक्लूजन, राइट। तो अब इंटरप्रिटेशन की जरूरत क्यों है भाई, इसलिए जरूरत है, बहुत सारी सिचुएशंस हैं, तो हमें लॉ ही नहीं उसकी सराउंडिंग्स भी देखनी पड़ती हैं। मल्टीपल इंटरप्रिटेशन निकलती है ड्यू टू डिफिकल्ट वर्ड्स, जो हम आगे सारे पढ़ेंगे। इम्परफेक्ट लैंग्वेज, कि इंग्लिश इज नॉट अ लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिकल प्रिसीशन, राइट। और साथ में हमें देखनी है इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेचर, और एक पॉइंट तो सिंपल है कि भाई इंटरप्रिटेशन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एम्बिग्विटी है, अनरीजनेबल है, अनइंटेलिजिबल शब्द है, राइट। इसी तरह से कंस्ट्रक्शन क्यों कर रहे हैं, बियॉन्ड क्यों जा रहे हैं, 4 पॉइंट है। उधर था मिशन इम्पॉसिबल, यहां है जिया। जे से अपना पॉइंट है कि इंश्योर क्या करना है, जस्टिस, ताकि कोई अनफेयर कॉन्सिक्वेंसेस ना हो ड्यू टू रिजिड लिटरल कंस्ट्रक्शन। आई से बार बार हम यही कह रहे हैं कि लेजिस्लेचर की क्या देखनी है, इंटेंट। एंड ए से हमें रिजॉल्व करनी है एम्बिग्विटी। स्वाभाविक है जब भाषा क्या है, वेग है, अनक्लियर है, हमें एलिमिनेट करना है किसको, कंफ्यूजन, और इंश्योर करना है कंसिस्टेंट एप्लीकेशन ऑफ लॉ। ए से ही हमें अडेप्ट करने हैं लॉज को टू द चेंजिंग एनवायरमेंट, बिकॉज सोसाइटी भयंकर बदल रही है, सोसाइटिकल नॉर्म्स एंड सर्कमस्टेंसेस इवॉल्व ओवर टाइम। देखिए ये था इंटरप्रिटेशन, अब है स्टैट्यूट। तो उसमें बहुत सिंपल सी बात है, ज्यादा इस पे हम रिवीजन में समय खराब नहीं करेंगे, सिंपल आपको ये जानना है, स्टैट्यूट कहें या लॉ कहें, राइट। और लॉ अकेला एक्ट से नहीं बनता है, स्वाभाविक है कि उसके अंदर क्या आएगा, लॉ के अंदर एक्ट भी आएगा, रूल्स, रेगुलेशन, बायलॉज, सर्कुलर, नोटिफिकेशन, ऑर्डर, स्कीम, फॉर्म्स, ब्ला ब्ला ब्ला। जैसे मैं कहता हूं आपके कोर्स में ही जीसीए में सेक्शन 20 से 24 में मैं कहता हूं नोज रख दी है फेसबुक पे, सेम वही सारे के सारे पॉइंट है कि उन सारी चीजों को, तो दैट मीन्स एक्ट जो हो गया वो एक प्राइमरी लेजिस्लेशन है, जबकि बाकी ये सारी चीजें क्या है, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है, राइट। किसी अथॉरिटी ने, मिनिस्ट्री ने बनाया है, रादर देन व्हाट, पार्लियामेंट।
तो अब यहां पे जब हम कहते हैं कि भाई स्टेच्यूट क्या है, तो बेसिकली एक्ट है। एक्ट है तो किसने लिखा? लेजिस्लेचर ने लिखा। रिटन विल ऑफ लेजिस्लेचर है, तो इसके अंदर आती हैं तीन बातें। डांस इंडिया डांस, डी से डॉक्यूमेंट, आई से इंस्ट्रूमेंट एंड डी से डीड। सिंपल हम डॉक्यूमेंट कहते हैं कि एक रिटन पीस ऑफ पेपर है, इन्फो है, जो सर्व्स एज अ प्रूफ इन द कोर्ट ऑफ लॉ, जैसे आपने किसी को लव लेटर लिख दिया। जबकि इंस्ट्रूमेंट क्या है? इट इज मोर टेक्निकल, लीगल एंड फॉर्मल इन नेचर, जैसे आपकी शादी का सर्टिफिकेट। जबकि डीड क्या है कि भाई पहली बात तो ऐसा है कि भारत में कोई डिफरेंस नहीं है बिटवीन द टर्म डीड एंड इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि सारे डीड इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन सारे इंस्ट्रूमेंट डीड नहीं होते। तो जैसे आप शादी से पहले क्या कर लेते हैं? प्रीनप एग्रीमेंट, दैट इज डीड। तो डॉक्यूमेंट में हमें डेफिनेशन पढ़नी है जीसीएस सेक्शन 3 का 18 या इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन नंबर 3 में। दोनों में फर्क इतना है, इंडियन एविडेंस में डेफिनेशन जो है वो रिस्ट्रिक्टिव है, मीन से स्टार्ट है, जबकि जीसीएम में किससे स्टार्ट है? इंक्लूसिव है। तो कोड की मैंने आपको दी थी मिस एंड मिस्टर। सो एनी मैटर described upon any substance by means of letter, figure, marks or by more than one of these means which is intended to be used or may be used for the purpose of recording that matter. So M से आपका मैटर हो गया, S से सब्सटेंस हो गया, M से मीन्स हो गया, R से रिकॉर्ड हो गया। लेकिन अगर नंबरिंग देनी हो, वो मैंने कहा था ध्यान दीजिएगा कि वो नंबरिंग थोड़ी यहां चेंज करेंगी। फर्स्ट एलिमेंट मैटर है और रिकॉर्ड पहले आ गया, फिर सब्सटेंस एंड मीन्स, राइट। और इंस्ट्रूमेंट हमने डेफिनेशन ली 2 का 14 ऑफ इंडियन स्टैंप एक्ट, अगेन इंक्लूसिव डेफिनेशन है, जहां हमने कहा एवरी डॉक्यूमेंट जिससे राइट या लायबिलिटी क्या हो रहा है? चला तीर। सी से क्रिएटेड, ट्रांसफर्ड, एक्सटेंडेड, एक्सटिंग्विश्ड, रिकॉर्डेड। ठीक है जी। और डीड हमने लीगल ग्लॉसरी से कहा था कि एक ये भी क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग है, और उससे भी इंटेंशन क्या है या प्रपोर्टिंग कह लीजिए, टू अफेक्ट सम क्या? लीगल डिस्पोजिशन, जिसका सिंपल मतलब है राइट और लायबिलिटी क्रिएट करता है। एक्ट की इंटरप्रिटेशन की बात नहीं कर रहे, छोटा सा क्वेश्चन ले रहे हैं। डीड्स एंड डॉक्यूमेंट्स की इंटरप्रिटेशन करने के लिए कुछ रूल्स, जहां मैंने पूरे आंसर को एक कोड की से बना दिया। यू आर इन पीजी OIC, राइट। तो यू से यूनिफॉर्मिटी ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ वर्ड्स, तो यूनिफॉर्मिटी लेके चलिए। आर से इंटरप्रिटेशन करें रीजनेबल मैन पॉइंट ऑफ व्यू। पी से पास्ट इंटरप्रिटेशन वॉन्ट्स ड्रॉन टू बी फॉलोड। जी से द गोल्डन रूल इज इंटेंशन ऑफ द पार्टीज। ओ से अदर डीड नॉट टू बी गिवन एनी वेटेज। आई से वन इनवैलिड क्लॉज नॉट टू रिजल्ट इन मेकिंग द डीड इनऑपरेटिव। एंड सी से द कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्विंग मैकेनिज्म। देखिए अगला अपना मेन जो प्रश्न आता है वो आता है एड्स टू इंटरप्रिटेशन, जहां हम दो तरह के पढ़ते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। यहां पढ़ते समय जब हम इंटरनल पढ़ते हैं, थोड़ी सी भाषा में बच्चों को दिक्कत आती है, राइट, हल्का सा टेक्निकल है। लेकिन अगर आप रिकॉल करें, इसमें एक पेज में मैंने मेन जो कीवर्ड्स थे वो आपको लिख के दिए थे। तो मैं आपको दोनों के दोनों कवर कर दूं यहां से कि मेन वाला, या सीधा डायरेक्ट जो अपना कंटेंट था उस पर चलूं, इसको या दोनों को करके दूं? हाँ, दोनों को जल्दी से बोलो। मेन कंटेंट में चलो, ओके। वरना ये वाला पेज भी था, जिसको टफ लगे तो मैंने आपको बताया था, यहां से 4-5 कीवर्ड्स मैंने दे रखे हैं। तो देखिए इंटरनल एड्स, तो पहली बात मैंने कोड की दी थी, सच्चा प्यार मेरा मर गया बेटे, इंग्लिश में पी टकीला ही टकीला, राइट। तो पहली बात, इंटरनल एड का अगर हम मीनिंग देखते हैं, हर जगह ये पॉइंट आप लिख सकते हैं, विद इन द एक्ट है, लेजिटिमेटली कंस्ट्रक्शन के लिए यूज कर सकते हैं। अगर कोई एम्बिग्विटी है तो आप रेफर करें। तो सबसे पहले हम कहते हैं रेड द स्टैट्यूट एज अ होल, जहां में मेन पॉइंट याद रखना, ये एलिमेंट्री प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्शन का, सारे पार्ट्स को टुगेदर लीजिए, किसी एक पार्ट को ना लीजिए। इसलिए जब डीड पढ़ते हैं उसे रेड एज ए होल करें, टू असर्टेन मीनिंग ऑफ सेवरल क्लॉजेस, और हर क्लॉज का इंटरप्रिटेशन इस तरह से करें टू ब्रिंग हार्मनी विद अदर प्रोविजंस। और यही सेम अप्रोच आपने अप्लाई करनी है इक्वल फोर्स के साथ, एक्ट एंड रूल्स के साथ। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि सेफेस्ट गाइड है, एग्जामिन करें वर्ड्स ऑफ लाइक इम्पोर्ट।
to see what limitations or qualifications are imposed. जैसे हमने उदाहरण पढ़ा था कि नोटिस लिखा है टू बी गिवन, तो ओरल वर्बल भी चल जाएगा, और अगर लिखा है नोटिस टू बी सर्व्ड, ऐसी स्थिति में हमें क्या देना पड़ेगा, राइटिंग में देना पड़ेगा। देन थर्ड चीज स्केड्यूल, जो कि हमने कहा अपेंडेड टू एक्ट होता है, एक्ट के एंड में होता है, पार्ट ऑफ द एनेक्टमेंट है, यह है आपका मेन वर्ड। डिटेल है, डिटेल किसकी, अंडरलाइंग सेक्शंस की, इसलिए दोनों को हार्मोनाइज करें। लेकिन अगर इनकंसिस्टेंसी हो तो हमेशा याद रखें एक्ट की चलेगी, प्रोविजन की चलेगी। कंपनीज एक्ट में आपके साथ स्केड्यूल। पी से प्रियम्बल, प्रीफेस है या फिलॉसफी है, और वो एक्सप्रेस करता है स्कोप, ऑब्जेक्ट, पर्पस, हिस्ट्री, बैकग्राउंड, सराउंडिंग, ये वो, और ये मोर कॉम्प्रिहेंसिव है कंपेयर टू लॉन्ग टाइटल आपका, क्योंकि ये बताता है कोज ऑफ मेकिंग अ स्टैट्यूट, और अगर कुछ गड़बड़ है तो कैसे हम प्रियम्बल से उसे रेमेडी कर सकते हैं। तो यहां पे भी बड़ा सिंपल है, ये ओवरराइड नहीं कर सकता है प्लेन प्रोविजंस को, राइट। लेकिन डाउटफुल एक्सप्रेशंस के लिए हम प्रियम्बल को रेफर कर सकते हैं। तो यहां हमने एक इंपॉर्टेंट उदाहरण किया था केस से, बुली पोली सोवरिया राज वर्सेस बंदारू पावानी, सेक्शन 5 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट में था, जहां लिखा था मैरिज में बी सॉलमनाइज बिटवीन टू हिंदूज। यहां क्रिश्चियन एंड हिंदू में शादी हो गई थी, तो मे बी वर्ड पे आपत्ति थी। प्रियम्बल में जाकर देखा तो क्या मिला, एक्ट टू अमेंड एंड कोडिफाई द लॉ रिलेटिंग टू मैरिज अमंग हिंदूज। तो अमंग से क्लैरिटी होगी, इस मे को हमें क्या पढ़ना चाहिए, मस्ट पढ़ना चाहिए। मार्जिनल नोट हमने कहा समरीज हैं, साइड नोट्स हैं, कहां दी होती है, एट द साइड ऑफ ए सेक्शन और ग्रुप ऑफ सेक्शंस, और उसका इंटेंशन क्या है, वो सम अप करता है उसका इफेक्ट। ये पार्ट ऑफ एनेक्टमेंट नहीं है, क्योंकि जब पार्लियामेंट ने ओरिजिनली एक्ट बनाया था तो ये नहीं था, ये इंसर्ट आफ्टरवर्ड्स हुए थे, इसलिए इंटरनल एड नहीं है, हम इसे रेफर नहीं करेंगे। लेकिन ये चीज कही गई सीआईटी वर्सेस अहमद भाई उमर भाई में, लेकिन फिर हमने पढ़ा एक्सेप्शनल केसेस सरबजीत सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में हम इसे रेफर कर सकते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन का भी जहां तक देश का सवाल है, उसके आर्टिकल्स, सेक्शन नहीं होते, आर्टिकल होते हैं, वहां रेफर कर सकते हैं। डेफिनेशन या जिसे हम इंटरप्रिटेशन क्लॉज कहते हैं, स्पेशल टर्म्स हैं, बिगिनिंग में होती हैं, दो पर्पस हैं, शॉर्टन किया जाए द साइज ऑफ द एक्ट बाय अवॉइडिंग रेपिटेशन। ये क्या देता है, की टू द प्रॉपर इंटरप्रिटेशन। सो इसलिए अगर कोई वर्ड डिफाइंड है, उसका एक पर्टिकुलर मीनिंग होगा, इट्स मीनिंग अलोन टू बी रेफर्ड फॉर इंटरप्रिटेशन, राइट। और कोर्ट इस चीज को इग्नोर नहीं कर सकती। डेफिनेशन हमारी तीन तरह की है, रिस्ट्रिक्टिव एंड एक्सटेंसिव, जिसका मतलब है रिस्ट्रिक्ट टू द प्लेन मीनिंग ऑफ द वर्ड्स, दैट इज डेफिनेशन कंप्लीट है, एग्जॉस्टिव है, और उसमें एक ही कंडीशन है, कोई भी डेफिनेशन जो मीन से स्टार्ट हो, चाहे अकेला मीन्स हो, चाहे उसके साथ इंक्लूड हो, चाहे डज नॉट इंक्लूड हो, राइट। हर तरह के हमने ये उदाहरण किए थे, कोई से भी एक्ट से आप पिकअप कर लें। देन एक्सटेंसिव है, नॉट रिस्ट्रिक्टेड है, कैन गो बियॉन्ड, राइट, और इसलिए इसको इंक्लूसिव भी कहा जाता है। ये डेफिनेशन वो है जो किससे स्टार्ट होती है, इंक्लूड से, जैसे पीछे भी 3 का 18 डॉक्यूमेंट अपन करके आए थे। देन यहां स्टडी मैट में एक उदाहरण अलग से था कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में इंक्लूसिव डेफिनेशन दी गई है पर्सन की, और उसके अंदर वर्ड कंपनी नहीं है, तो कंपनी भी आ जाएगा। केस याद हो जाए तो बेहतर है, वरना ये पता होना चाहिए। सही है, अशोक आयरन वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड, राइट। और अगर लिखा है डीम टू इंक्लूड, वो भी एक इंक्लूसिव डेफिनेशन होगा। सो इफ ए इज डीम टू इंक्लूड बी, तो कंप्लायंस ऑफ ए, बी का कंप्लायंस है, ए का कॉन्ट्रावेंशन, बी का कॉन्ट्रावेंशन है। और यहां हमने एक केस किया था, स्टेट ऑफ उत्तराखंड वर्सेस एच.एस. रावत, राइट। तो यहां हमने स्टैंप एक्ट के ऊपर 2 का 16 का सी में लीज डिफाइंड था, इंक्लूसिव डेफिनेशन है, तो हमने कहा वो ओनली फॉर द पर्पसेस ऑफ स्टैंप एक्ट होगा, वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट वाला लीज को कवर नहीं करेगा। देन नंबर 2 आता है एम्बिगुअस डेफिनेशन, मीनिंग क्लियर नहीं है, उसे आप डेड लेटर मतलब डिपोज ना करें, राइट।
रादर उसे इंटरप्रेट करें इन द लाइट ऑफ अदर प्रोविजंस, आइसोलेशन में ना करें। तो उस रेड इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द फ्रेज विच इज डिफाइंस एंड हैविंग रिगार्ड टू ऑर्डिनरी मीनिंग ऑफ वर्ड डिफाइंड, ताकि उसका एक ऑर्डिनरी मीनिंग निकाला जा सके। बिकॉज आपको ने रियलाइज करना है जो फंक्शन है डेफिनेशन का है वो है टू प्रोवाइड एसी, दैट इज एक्यूरेसी एंड सर्टेनिटी टू द वर्ड्स ऑफ फ्रेज। दो उदाहरण हमने दो केसेस से लिए थे यहाँ पे। अगर आप सीजनल वर्कर है, टर्मिनेशन हो जाता है तो वो रिट्रेंचमेंट नहीं है, जबकि डेली वेजर है, प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया तो वो रिट्रेंचमेंट है। तो यहां केस था हमारा बिल्कुल सही है। और दूसरा गया नीलजकर वर्सेस टेलीकॉम डिस्ट्रिक्ट मैनेजर। देन आ गया डेफिनेशन सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रेरी कॉन्टेक्स्ट। तो बिल्कुल हमें वो देखना पड़ता है, जैसे डिक्शनरी में देखते हैं उस कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से हम क्या निकालें, उसका मीनिंग निकालें। So when a word is defined to bear a number of inclusive meanings, the sense in which word is used in a particular provision must be ascertained from the context of flow, scheme of that, language of the provision, object intended to serve. इसके बाद इलस्ट्रेशन, जो कि हमें ध्यान रखना होता है कि ये फॉलो करती है टेक्स्ट ऑफ सेक्शन, बट बड़ी बात ये पार्ट ऑफ द सेक्शन नहीं है। नो डाउट ये पार्ट ऑफ द स्टैट्यूट जरूर है, इसलिए ये कंसिडर हम करते हैं ताकि किसी भी सेक्शन की कंस्ट्रक्शन करनी हो उसमें ये रेलिवेंट है एंड इट इज ऑफ वैल्यू। लेकिन ध्यान रखें इलस्ट्रेशन से आप कॉन्ट्ररी कॉन्टेक्स्ट पे नहीं अराइव कर सकते, क्योंकि इलस्ट्रेशन से आप एमसीई नहीं कर सकते, ना तो लैंग्वेज को मॉडिफाई, ना घटाना या बढ़ाना, कटेल या एक्सपैंड आप नहीं कर सकते। जहां हमने उदाहरण दिया कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सेक्शन 73 डैमेजेस पे है, लेकिन अगर किसी डेट वगैरह पे ब्याज देना है तो वो डैमेजेस का हिस्सा नहीं बनेगा कि आप इलस्ट्रेशन से कोई अलग मीनिंग निकाल लें। एक्सप्लेनेशन सेक्शन के साथ अमेंडेड होता है, उसके एंड में होता है, बट ये ध्यान रहे वो नॉट नेसेसरी टू रिजल्ट इन वाइडनिंग ऑफ द सेक्शन। इसके दो इंपैक्ट होते हैं, इंक्लूड और एक्सक्लूड, इसलिए हमें हार्मोनाइज करना पड़ता है टू रिमूव एम्बिग्विटी। तो याद कीजिएगा बहुत सारे उदाहरण दिए थे। सब्सिडरी कंपनी की मैंने 4 एक्सप्लेनेशन का जिक्र आपसे किया था 2 का 87 में, जहां पहली थी डीम्ड सब्सिडरी, दूसरा कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड के ऊपर, तीसरा बॉडी कॉर्पोरेट, चौथा लेयर्स के ऊपर। ठीक है, बड़े एग्जाम्पल हमने किए थे। फिर एक केस था सुंदर राम कलाई वर्सेस पति बी राम, जहां फजल अली ने गैदर किए ऑब्जेक्ट्स ऑफ एक्सप्लेनेशन। लेकिन ध्यान रहे ये रॉन्ग होगा कंस्ट्रू करना कि एक्सप्लेनेशन क्या करेगी, लिमिट करेगी टू द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स। तो पहला था एक्सप्लेन द मीनिंग एंड इंटेंशन ऑफ दैट, दूसरा था क्लेरिफाई ऑब्स्क्यूरिटी एंड वेगनेस इफ एनी, ताकि उसको कंसिस्टेंट करें ऑब्जेक्ट के साथ, तीसरा ये एडिशनल सपोर्ट देती है ताकि मीनिंगफुल एंड पर्पसफुल हो, फिल द गैप, सप्रेस द मिसचीफ, एडवांस द रेमेडी, बट कोई स्टैट्यूटरी राइट आपसे टेक अवे नहीं करेगी। प्रोविजन इंपॉर्टेंट आता है, जिसमें 2 बातें होती हैं, टू एक्सेप्ट समथिंग आउट ऑफ द प्रोविजन या क्वालिफाई समथिंग स्टेटेड इन प्रोविजन, कंडीशन पुट करना। प्रोविजन स्टार्ट होती है वर्ड प्रोवाइडेड एट से, ध्यान रहे इट इज एम्बेडेड मीन्स कंटेन्ड इन द मेन बॉडी ऑफ द सेक्शन, और इसलिए वो सेक्शन का क्या है, बहुत इंटेग्रल पार्ट है। जैसे हम सेक्शन नंबर 19 में पढ़ते हैं कि सब्सिडरी होल्डिंग के शेयर नहीं ले सकती, लेकिन वहां प्रोविजन पढ़ते होते हैं 3, राइट। राम नारायण सन्स वर्सेस एसटी के केस में क्या हुआ कि प्रोविजन को आप कभी भी एक जनरल रूल नहीं बना के चलेंगे, क्योंकि प्रोविजन तो सेक्शन का एक हिस्सा है। इट लिमिट्स अप टू द फील्ड कवर्ड बाय द मेन सेक्शन and carves out exception from the main section and not to what other section। तो इस चीज का ध्यान रखें। तो जैसे मैंने कई उदाहरण दिए थे, जैसे बायबैक वाला दिया था कि 25% आप कर सकते हैं, एसआर पास करते, लेकिन प्रोविजन क्या थी
बोर्ड की भी पावर है, लेकिन सिर्फ कितना 10%, राइट। और क्वालिफिकेशन या कंडीशन का मीनिंग दिया था कि आपकी ये जो प्रोविजन थे हमारी 2K87 में कि लेयर्स किससे ज्यादा नहीं हो सकती, 2 से ज्यादा नहीं हो सकती। देन भैया ये इंपॉर्टेंट डिफरेंस आ जाता है कि क्योंकि एक तरह से इसे टाइप्स ऑफ प्रोविजो भी कह सकते हो आप, प्रोविजो एज ए एक्सेप्शन या नॉर्मली प्रोविजो कह लीजिए एज ए स्पेशल केस, एंड तीसरा क्या, सेविंग क्लॉज। तो एक्सेप्शन क्या था, इज इंटेंडेड टू रिस्ट्रेन द इनेक्टिंग क्लॉज टू व्हाट पर्टिकुलर केसेस, कि उसे वहां तक सीमित रखा जाए। जैसे एजीएम होती है आरओ के अंदर, गवर्नमेंट कंपनी को एक्सेप्शन है, वो कहीं और भी कर सकती है जो सीजी बताया। जबकि स्पेशल केस क्या है, इज इशूड टू रिमूव स्पेशल केसेस फ्रॉम जनरल एनैक्टमेंट एंड टू प्रोवाइड फॉर देम स्पेशली, राइट। तो जैसे ये सेक्शन 19 वाला मैंने आपको पूरा डिटेल दिया था, अभी इसमें मैं नहीं जा रहा हूं, लेकिन स्पेशल केस में इसी एजीएम वाले पे ले सकते हो। जैसे कि आप क्या है, अनलिस्टेड कंपनी है, अगर सारे मेंबर्स एग्री करें तो जरूरी नहीं है आप एजीएम कहां करें, आरओ में, आप कहीं और भी कर सकते हैं, राइट। वरना सेक्शन 19 वाला वही था, सब्सिडरी किसके शेयर नहीं ले सकती, होल्डिंग के। लेकिन 3 प्रोविजंस थी और उनमें से एक सी के ऊपर मैंने तवज्जो दिया था कि अगर आपने शेयर ले रखे सब्सिडरी बनने से पहले तो वो रख सकते हो, वो एक स्पेशल केस हो गया। लेकिन इसी में एक फर्दर प्रोविजन थी कि वोटिंग राइट इस सी प्रोविजन से रिलेटेड आपको नहीं मिलेगा। जबकि सेविंग क्लॉज क्या है, बचाना, टू प्रिजर्व फ्रॉम डिस्ट्रक्शन सर्टन राइट्स, रेमेडीज, प्रिविलेजेस ऑलरेडी एग्जिस्टिंग। तो यहां मैंने सेक्शन 6 ऑफ कंपनीज एक्ट कहा था कि उसके मुताबिक एक्ट का क्या है, ओवर राइडिंग इफेक्ट है मेमोरेंडम, आर्टिकल, रेजोल्यूशन वगैरह के ऊपर। तो दैट मीन्स जब तक किसी और सेक्शन में यह ना कह दिया जाए आर्टिकल्स की चलेगी, तब तक एक्ट की ही चलेगी। तो इसलिए रेड विद मैंने सेक्शन 20 कहा था, या मैंने एक और बढ़िया एग्जांपल ये दे दिया था कि मेमोरेंडम की ऑल्ट्रेशन करनी होती है तो हमेशा एसआर चाहिए होता, लेकिन उसकी एक क्लॉज आती है कैपिटल क्लॉज। इसलिए सेक्शन 13 में यही वर्ड है, सेव एज अदरवाइज, सेव एज अदरवाइज। सेक्शन 61 और 64 कैपिटल क्लॉज पे आता है, जो कि कहता है कि आप क्या पास कर सकते हैं, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, तो उसको बचाने के लिए। इसके बाद टाइटल ऑफ द एक्ट, जो कि हमने कहा मे बी शॉर्ट और लॉन्ग, तो वो एक कन्वीनियंस के लिए होता है। शॉर्ट टाइटल का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे इंटरप्रिटेशन के लिए, क्योंकि वो सिर्फ आइडेंटिफाई करता है इनेक्टमेंट एंड इज चोजन मेयरली फॉर कन्वीनियंस। जबकि लॉन्ग टाइटल उसको डिफाइन करता है, सिर्फ आइडेंटिफाई नहीं करता। वो एक तरह से क्या करता है, हमें हेल्प करता है लॉन्ग टाइटल जानने में एक्ट का स्कोप, दैट इज स्कोप, ऑब्जेक्ट एंड पर्पस। और इसलिए सेटल्ड लॉ है आज के दिन कि लॉन्ग टाइटल मेन पार्ट ऑफ द एनैक्टमेंट माना जाएगा। वहां से आप हेल्प ले सकते हैं। केस हमने किया था अश्विनी कुमार घोष वर्सेस अरविंदा बोस, द सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स प्रैक्टिस इन हाई कोर्ट एक्ट ऑफ 1951। तो बहुत बड़ा टाइटल था, तो इसलिए ये ऑथराइज करता है सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट्स को कि उनको राइट है किसी भी हाई कोर्ट में वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। हेडिंग एंड टाइटल ऑफ चैप्टर, तो बेसिकली क्या है, चैप्टर क्या है, हर एक्ट डिवाइडेड होता है जनरली चैप्टर्स में। चैप्टर का मतलब है ग्रुपिंग ऑफ सेक्शन, लेकिन चैप्टर किससे रिलेटेड है, पर्टिकुलर सब्जेक्ट, इसलिए इन द फॉर्म ऑफ वो चैप्टर होते हैं प्रीफिक्स्ड बाय हेडिंग या टाइटल। इसलिए लेजिटिमेटली कंस्ट्रक्शन के लिए अपन उसे यूज कर सकते हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट तो है, उसकी वेटेज मतलब कितनी खो पाएगी, लेकिन डाउटफुल एक्सप्रेशन के लिए आप उसे रेफर कर सकते हैं। लेकिन फिर से ध्यान दीजिए, ऑब्वियसली हर चीज में इनकंसिस्टेंसी आती है, तो किसकी चलती है, एक्ट की चलती है। इसलिए कहता है कैन नॉट कंट्रोल द प्लेन मीनिंग ऑफ द वर्ड्स, दो इन सम केसेस बी लुक्ड इन द लाइट ऑफ प्रेम्बल। प्रेम्बल के साथ उसको अटैच करते हुए आप एम्बिगुइटी को रिजॉल्व कर सकते हैं। इसलिए किसी भी जो हेडिंग है चैप्टर का, तो उससे आप स्कोप ऑफ द सेक्शन जानने की कोशिश कर सकते हैं, जैसे आप प्रेम्बल से जानते हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा था इनकंसिस्टेंसी होगी तो किसकी चलेगी, सेक्शन एक्ट की चलेगी। हेल्ड इन द केस ऑफ ऑफिशियल असाइनी वर्सेस चुन्नी राम। तो कंपनीज एक्ट में जैसे आप 29 चैप्टर्स पढ़ते हैं, और चैप्टर नंबर 10 ऑडिट एंड ऑडिटर्स पे, 9 किस पे आता है, अकाउंट्स ऑफ कंपनी। तो उसी के हिसाब से हम उसका इंटरप्रिटेशन करते हैं।
तो इसके बाद हमने एक्सटर्नल एड्स पढ़े थे बेटा, वो 5 पढ़े थे जहां कोड की बनाई थी फुल HD। तो चलो शॉर्ट वाले में नहीं जा रहा हूं, मेन आंसर में जा रहा हूं जो हमने किया था। तो बेसिकली एक्सटर्नल एड तभी इस्तेमाल करोगे इंटरनल एड्स को एग्जॉस्ट करने के बाद। एक्सटर्नल है बाहर से ले रहे हो तो सोसाइटी से ले रहे हो, तो सोसाइटी कहीं बाहर नहीं है, आप लोगों से ही है, तो सोसाइटी डज नॉट फंक्शन इन वर्ल्ड। कोई भी चीज समाज में होती है, राइट, कुछ भी कांड होते हैं तो उसके रीजंस हैं, बैकग्राउंड है, पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस उस समय पे, एंड सो ऑन। तो F से हमने पढ़ा था फॉरेन लॉ एंड केसेस। 3 बातें पढ़ी थी कि उस कंट्री से हेल्प लीजिए जो सेम सिस्टम ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस फॉलो कर रही है, तो उसको लेजिटिमेटली कंस्ट्रक्शन के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन प्राइम इंपॉर्टेंस देंगे लैंग्वेज ऑफ इंडियन स्टैट्यूट। और केसेस की बात आती है तो आपने गाइडेंस इंडियन डिसीजन से लेने हैं, ना कि फॉरेन से पहली बार में। तो देन यूसेजेस, परंपराएं, तो हम कहते हैं जो चीजें होती हैं, यहां एक्ट का मतलब कानून नहीं है, चीजें जो होती हैं, डन अंडर स्टैट्यूट प्रोवाइड ऑफन द की टू द स्टैट्यूट। तो इसलिए अगर लैंग्वेज या उसका मीनिंग डाउटफुल है तो हम रेफर करेंगे। तो यूसेज में मैंने कहा था तोड़ करके 4 पॉइंट पक्का याद करो। हाउ द लैंग्वेज इज इंटरप्रेटेड, एक्टेड अपॉन, 3 ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, 4 बाय द पब्लिक। इसलिए जो कस्टम बन जाता है, इवन कोर्ट्स भी अनविलिंग होते हैं उसको चेंज करने के लिए, अनलेस इट सीक कोजेंट रीजंस, मतलब कोई क्लियर उनको रीजंस मिले तो, राइट, क्योंकि परंपराएं टाइम इमेमोरियल से हैं, तो इसलिए कई बार वो नोटोरियस भी होती हैं। लेकिन अगर लेजिस्लेचर उसे अमेंड ना करे तो, और कोर्ट्स भी इसको कैरी ऑन करती हैं, तो हम इसे कहते हैं, ये इसको जुडिशियल या लेजिस्लेटिव बैकिंग मिलती। ये एक्स्ट्रा आसान आंसर के रूप में मैंने दिया था, मेन आपको इस तरह से कोशिश करें याद हो। अब हमने पढ़ा एल से लॉज, तो हमने यहाँ बात करी प्रीवियस एक्ट की, रिपील्ड एक्ट्स की, या सिमिलर एक्ट कहते हैं जिसे हम कहते हैं एनालॉगस एक्ट। यहाँ कॉमन वर्ड था पेरीमेथीरिया, मतलब वो एक्ट्स जो डील करते हैं सेम सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड। तो यहां मैंने सिक्योरिटीज लॉज का आपको उदाहरण दिया था कि सिक्योरिटीज कंपनीज जारी करती हैं, तो कंपनीज एक्ट है, लेकिन सिक्योरिटी लॉज 3 है। एक आ गया सकरा, 2 सेबी, सेबी में भी 2 बातें हैं, सेबी एक्ट एंड रेगुलेशन एंड डिपॉजिटरीज एक्ट। तो इसलिए जैसे मैंने कहा था कंपनीज एक्ट में 2 का 95 कहता है, जो वर्ड डिफाइंड नहीं है, आप जाके सकरा, सेबी, डिपॉजिटरी से हेल्प ले सकते हैं, बिकॉज दे आर रिलेटेड लॉज। तो यहां पे 3 बातें थी। एक्सपोजिशन, जिसका मतलब है एक्सप्लेनेशन ऑफ एन एक्ट बाय लैंग्वेज ऑफ अनदर। कहते हैं जनरल प्रिंसिपल इंटरप्रिटेशन का यही है, अगर डिफरेंट स्टैट्यूट्स हैं लेकिन वो पेरीमेथीरिया है, सेम सब्जेक्ट मैटर पे है, चाहे वो कब बने हैं, डिफरेंट टाइम्स पे, चाहे वो क्या हो चुके हैं, एक्सपायर हो चुके हैं, चाहे वो एक दूसरे को क्या नहीं करे, रेफर, दे शैल बी ट्रीटेड एज वन सिस्टम, वन कॉम्पोजिट सिस्टम, कि वो एक्सप्लेनेटरी टू ईच अदर हो। तो जैसे हमने यहाँ एक एग्जाम्पल लिया था, मान लीजिए किसी सोसाइटी में उनके बायलॉज ये कहते हैं कि चेयरमैन को अपॉइंट करने के लिए एक पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन होनी चाहिए व्यक्ति की। अब आगे नए बायलॉज वो कहते हैं उसका चुनाव होगा इलेक्शन से, बट दैट डज नॉट मीन कि अकेला इलेक्शन से ही आपको उस क्वालिफाइड भी वो होना चाहिए। इस तरह से आप उन दोनों को क्या करेंगे, हार्मोनाइज करेंगे, फिर वो पर्सन का आप क्या निकालेंगे, मीनिंग। दूसरा, अगर किसी एक्ट का एक हिस्सा क्या हो गया, रिपील, तो रिपील हो गया तो वो लूज करता है अपनी ऑपरेटिव फोर्स, वो नहीं रहा, लेकिन जो अनरिपील्ड पार्ट है उसकी कंस्ट्रक्शन करने के लिए आप रिपील्ड से हेल्प ले सकते हैं। रीजन बड़ा सिंपल है, क्योंकि वो भी क्या था, एक हिस्ट्री, उसी एक्ट से रिलेटेड एक हिस्ट्री थी, तो आप यूज कर सकते हैं। अर्लियर एक्ट एक्सप्लेन्ड बाय द लेटर एक्ट, तो कहता है इसलिए कोई भी नया कानून आया पुराने के बजाय तो उसकी जगह पे ही आया है, तो इसलिए नॉट ओनली द लेटर एक्ट बी कंस्टिट्यूट इन द लाइट ऑफ अर्लियर, या यूं कह लीजिए समटाइम्स लेटर एक्ट फर्निशेस इंटरप्रिटेशन ऑफ व्हाट अर्लियर, क्योंकि इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या रहेगा, पेरीमेथीरिया, राइट। और इसलिए अगर प्रोविजंस अर्लियर एक्ट की क्या थी, एम्बिगुअस थी, तभी हम लेटर एक्ट से क्या कर रहे हैं, इंटरप्रिटेशन ले रहे हैं। हिस्ट्री, तो हमने कहा कि हिस्ट्री ऑफ अर्लियर सर्कमस्टेंस, कुछ हुआ होगा
जिस वजह से लेड टू द एनैक्टमेंट इन क्वेश्चन, कोई एक्ट आया होगा, हिस्ट्री के में कुछ हालात रहे होंगे, इसलिए उन हालातों से आप इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं, बिकॉज इट हैज बिगर सिग्निफिकेंस। तो इसलिए आप हेल्प लीजिए फ्रॉम ऑल दोज हिस्टोरिकल फैक्ट्स से अंडरस्टैंड करने में क्या स्कोप, ऑब्जेक्ट एंड पर्पस ऑफ द एनैक्टमेंट। यहां 4 चीजें मैंने कही थी, जीपीए, हिस्ट्री इन जर्नल, पार्लियामेंट्री हिस्ट्री इन पर्टिकुलर, एंशिएंट स्टैच्यूज, ऑथेंटिक वर्क्स एंड राइटिंग्स या कंटेम्परेरी राइटिंग। डिक्शनरी से रिलेटेड अगर कोई वर्ड डिफाइन नहीं है तो डिक्शनरी में हम हेल्प ले सकते हैं टू फाइंड आउट जनरल सेंस इन विच द वर्ड इज कॉमनली यूज्ड। लेकिन सिलेक्शन करते समय वन ऑफ द सेवरल मीनिंग्स हमें देखना है कॉन्टेक्स्ट इन विच द वर्ड इज यूज्ड, क्योंकि फंडामेंटल रूल यही है कि मीनिंग मस्ट टेक कलर किससे, उसी कॉन्टेक्स्ट से। लेकिन दूसरी बात यह, जुडिशियल डिसीजन से यही कहते हैं कि कंस्ट्रक्शन करते समय स्टैट्यूट की इन पेरी मटीरिया विल हैव ग्रेटर वेट देन द मीनिंग इन डिक्शनरीज, राइट। हाउएवर, लेकिन हम टेक्निकल टर्म्स के लिए डिक्शनरी को रेफर कर सकते हैं। इसके बाद बेटा हमने रूल्स पढ़े थे, जो कि मैं कहूंगा इतना टेक्निकल नहीं आता जितना इंटरनल एड्स में याद करने में इशू रहता है। तो 7 हमने प्राइमरी रूल किए थे एंड 2 क्या किए थे, सेकेंडरी। तो चलो ये तो कीवर्ड्स वाला पेज है, हम मेन जो डिटेल है उसी में जा रहे हैं। तो सबसे पहले आ गया आपका लिटरल कंस्ट्रक्शन या ग्रामेटिकल, जिसको हम कहते हैं लेटर ऑफ लॉ। जैसा है वैसे ही वर्बल एक्सप्रेशन ऑफ लॉ मीन्स एज सच रिस्ट्रिक्टिंग टू एक्सप्रेस मीनिंग ऑफ वर्ड्स। कोई रूम फॉर इंटरप्रिटेशन नहीं। इफ वर्ड्स क्या है, सीपीयू, क्लियर, प्लेन एंड अनएम्बिगुअस, चाहे वो अब्सर्ड हो। हमें लैटिन मैक्सिमम याद करना है, एब्सोल्यूटा, सेंटेंशिया, एक्सपोजिटोर, नॉन इंडिकेट, जिसका मतलब है प्लेन वर्ड्स हैं, वन इंटरप्रिटेशन एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, इसलिए कोर्ट्स के लिए ओपन नहीं है कि वो अडॉप्ट करें कोई भी हाइपोथेटिकल अनरियल कोई मीनिंग निकालें। अब 3 बातें इसमें आती हैं। अगर आपके पास 2 तरह की इंटरप्रिटेशन आ रही है, उसमें चॉइस करना है, मैकेनिकल वर्सेस पर्पसिव। मैकेनिकल सिंपली बेस्ड ऑन रूल्स ऑफ ग्रामर है, जबकि पर्पस क्या है, मोर वाइब्रेंट है, इट इज मोर इन ट्यून विद द बेसिक इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेचर। सो इसलिए पर्पस को आप प्रेफर करेंगे, हेल्ड इन द केस ऑफ अरोड़ा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। नेचुरल वर्सेस टेक्निकल निकलता है तो स्टेट ऑफ एचपी वर्सेस पवन कुमार में कहा गया कि अगर शब्द क्या है, ऑर्डिनरी लाइफ का है, पॉपुलर सेंस में है, जिसमें लोग क्या है, कन्वर्सेंट विद हैं, तो बिना मतलब में आप टेक्निकल ना हो, आप सिंपल उसका नेचुरल मीनिंग लीजिए बेस्ड ऑन द रूल्स ऑफ ग्रामर। जबकि टेक्निकल कब ले, इफ वर्ड रिलेट्स टू पर्टिकुलर ट्रेड, जैसे हमने यहां कहा था वही आपका अश्विनी कुमार घोष वर्सेस अरविंदा बोस में, कि ये जो सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स प्रैक्टिस का मतलब यहां कोशिश नहीं होगा, यहां टेक्निकल मीनिंग लेंगे, क्योंकि यहां पे वकील आपके बिहाफ पे क्या कर रहा है, एक्ट कर रहा है, प्लीड कर रहा है, तो वो उस सेंस में आप लेंगे। तीसरा आता है नैरो या वाइडर इंटरप्रिटेशन है, बोल्डर है, तो हमें वाइडर की तरफ ही जाना है। जैसे कंपनीज एक्ट में सेक्शन 102 वेरी इंपॉर्टेंट, कि वो ये कहता है अगर आपने जनरल मीटिंग करनी है, उसका नोटिस देना होता और नोटिस के अंदर लिख के देना होता है एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। अगर वहां पे कोई आइटम ऑफ बिजनेस ऐसा है जिसमें हमारी कंपनी के डायरेक्टर, के एमपी या उसके रिश्तेदारों का इंटरेस्ट है, कौन सा इंटरेस्ट, इट मे बी फाइनेंशियल और अदरवाइज, तो यहां इसका इंटरप्रिटेशन किस रूप से होना चाहिए, वाइडर। कोई भी रिलेटेड आदमी हो, किसी भी तरह का इंटरेस्ट हो, आप बताइए। हाँ, लिटरल की एक्सेप्शन भी निकल के आती है, जहां हम लॉजिकल की तरफ जाते हैं। अगर क्या हो जाए, AUI, अगर शब्द एम्बिगुअस है, अनरीजनेबल है, इनकम्प्लीट है, इनकंसिस्टेंट है, इनइफेक्टिव है, क्योंकि लिटरल का मतलब होता है व्हाट लॉ सेज, जबकि लॉजिकल का मतलब है व्हाट द लॉ मीन्स, राइट। देन आता है आपका रीजनेबल कंस्ट्रक्शन, स्पिरिट ऑफ लॉ पे है, जिसके लिए मैक्सिमम आपका ये था, अट्रस मैगिस वेलिएट क्वाम पेरियड, राइट, जहां हमने कहा था डिराइविंग क्या, सेंसिबल मीनिंग, क्योंकि ऑर्डिनरी मीनिंग क्या है, एब्सर्ड है, लिटरल अपना पर्पस फेल्स टू अचीव है, इसलिए हमें डिपार्ट करना पड़ेगा ग्रामेटिकल का हो या लिटरल से, ताकि उस एब्सर्डिटी को अवॉइड किया जा सके। इसलिए हम इसे एक नाम और देते हैं, गोल्डन रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन। तो इसलिए कोर्ट्स डिपार्ट करती हैं कंस्ट्रक्शन करने के लिए, ताकि रेमेडी को एडवांस करें, मिसचीफ को सप्रेस करें, राइट।
तो इसलिए कहता है प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन द रूल दैट द वर्ड ऑफ द स्टैट्यूट मस्ट बी कंस्ट्रूड रीजनेबली सो एज टू गिव effect to the enactment, that is resolving the inconsistency rather than reduce it to a futility, means उस एक्ट को आप यूजलेस मत बना दीजिए, उसका इफेक्ट निकाल के आप दीजिए। और तीसरा आ गया आपका मिसचीफ या हिडन्स रूल की मीनिंग फॉलिंग शॉर्ट दस टू बी एक्सटेंडेड, सप्रेस द मिसचीफ, एडवांस द रेमेडी। तो यहां हमने 4 फैक्टर्स कहे थे। लॉ क्या था पहले, तो नेचुरल है, जब नया लॉ आया तो इसमें कोई क्या रहा होगा, डिफेक्ट रहा होगा। तो किस तरह से पार्लियामेंट नया एक्ट बनाते समय उसका डिफेक्ट को रिजॉल्व करना चाहती है और जो वो रेमेडी प्रोवाइड करी है उसके ट्रू रीजंस क्या है। जैसे हम कहते हैं कि एजेंट या एजेंसी इज देयर इन ऑल स्फेयर्स ऑफ लाइफ, हर आदमी अपना काम खुद कर सकता है या थ्रू एजेंट, लेकिन ये सही नहीं है, यह एक डिफेक्ट है, क्योंकि एजेंसी कहां नहीं लग सकती, पर्सनल मैटर्स में, राइट, कि आपकी शादी आपके बिहार पे कोई और फेरे लेके चला जाए। तो इसलिए सीआईटी वर्सेस गोदरा देवी का केस था कि एम्बिग्विटी हो तभी हम इसे अप्लाई करेंगे। और एक केस आया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कन्हई लाल वर्सेस परमानंद निधि में कि ये जो हिडन्स रूल है इट हैज अटेन्ड द स्टेटस ऑफ व्हाट, क्लासिक, राइट। तो इसलिए कोर्ट को क्या करना है, सप्रेस करना है सटल इन्वेंशंस एंड इवेशंस। और इंपॉर्टेंट केस ये रहा आरएमडी कमार बगवाला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया बेस्ड ऑन सेक्शन 2D ऑफ द प्राइस कंपटीशन एक्ट, जो कि 2D कहता है वो कंपटीशन जिसमें आपको प्राइस मिलेगा सॉल्व करने पे कोई पजल बेस्ड ऑन द परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो प्रश्न ये था क्या ये एक्ट उन कंपटीशन पे भी लगेगा जहां पे सब्सटेंशियल डिग्री ऑफ क्या चाहिए, स्किल, एंड नॉट इन द नेचर ऑफ गैम्बलिंग। तो यही कहा गया कि नहीं भाई ऐसा नहीं चलेगा, ये तभी लगेगा जब आपको कोई स्पेशल स्किल नहीं चाहिए हो। तो कोर्ट ने इसके लिए क्या कंसिडर किया, टेकिंग इनटू अकाउंट द हिस्ट्री एंड स्कोप, ऑब्जेक्ट, पर्पस ऑफ द एक्ट। फोर्थ आता है बेनिफिशियल या पर्पसिव कंस्ट्रक्शन। 3 बातें हैं। पहली बात आती है लिबरल कंस्ट्रक्शन। कहते हैं ये एक रूल नहीं है बल्कि एक मेथड है इंटरप्रिटेशन कैसे करने का प्रोविजंस को लिबरली, ताकि हम क्या निकाल सकें, एक डिक्लेयर्ड इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेचर। तो ये एक वेलफेयर लॉ के ऊपर बेस्ड है क्योंकि इसका एम है इंप्रूव की जाए कंडीशंस ऑफ सर्टेन क्लासेस ऑफ पीपल। कौन से लोग हु आर अंडर प्रिविलेज और आर नॉट ट्रीटेड फेयरली इन द पास्ट। तो इसलिए जहां 2 कंस्ट्रक्शन निकल के आ रही हैं ऐसी सिचुएशन में ही आप बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, मीनिंग एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन नहीं कर पाएंगे अगर शब्द क्या है, अनइक्विवोकल है, मींस क्लियर है। तो जैसे हमने कहा था कि वेलफेयर लेजिस्लेशन पे है तो मैटरनिटी लीव उसी को मिलती है, स्वाभाविक है जहां किसी के बच्चा हुआ हो। लेकिन अगर आपने कोई चाइल्ड अडॉप्ट कर लिया, उस बच्चे को संभालना तो है, तो यहां थोड़ा बेनिफिट दीजिए, राइट। और नंबर 5 में अपना आ गया एजस डैम जेनरेस, जिसका मतलब है सेम कलर काइंड या स्पीशी। ये कब अप्लाई करेगा, मैंने आपको 6 पॉइंट यहां लिख के दिए थे कि अगर सम स्पेसिफिक वर्ड्स आर यूज, टेक्निकल कुछ इस तरह से लिखा हुआ था, इनुमरेशन मतलब एक लिस्ट दे रखी है रिलेटिंग टू अ पर्टिकुलर क्लास, बट वो क्या नहीं हुआ, अभी फुली एग्जॉस्ट नहीं हुआ है, फॉलोड बाय जनरल वर्ड्स। जैसे ये डोमेस्टिक एनिमल लिखे हैं, एटसेट्रा लिखा है, तो एटसेट्रा यहाँ पे जनरल वर्ड्स हो गया, तो वो डिराइव करेगा कलर किससे, स्पेसिफिक वर्ड। तो और कोई आपका डोमेस्टिक जानवर आ जाएगा, लेकिन ये टाइगर लॉयन वगैरह नहीं आएंगे। एंड देर इज नो डिफरेंट इंटेंशन, क्योंकि लेजिस्लेचर कुछ अलग कहते तो अलग बात है, इसलिए रिवर्स क्वेश्चन था कब नहीं लगेगा, कोर्ट की दी थी पेड वाली। पी से पर्टिकुलर क्लास के वर्ड्स नहीं है, पी से प्रीसीडिंग टर्म जर्नल है, 2 आगे थे, ई से पर्टिकुलर वर्ड्स एग्जॉस्ट द कैटेगरी, ई से ही एक्सप्रेस इंटेंशन, इसी 6 पॉइंट का रिवर्स, एंड डी से व्हेन द वर्ड्स आर डाइवर्स इन नेचर। और यहां उदाहरण हमने एलएलपी पे लिया था कि सेक्शन 64 ऑफ एलएलपी में वाइंडिंग अप के ग्राउंड्स हैं, उनमें एक ग्राउंड है जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड, और बाकी ग्राउंड स्पेसिफिक है कि एक ही पार्टनर रह गया, देश हित के अगेंस्ट काम कर रहे हैं आप, वॉलेंट्री डिसॉल्व कर रहे हैं, या डिफॉल्ट हुआ 5 साल तक लगातार एनुअल रिटर्न एंड सास की फाइलिंग में। तो जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड एक फेयर ग्राउंड है, लेकिन ये बाकी ग्राउंड से अपना कलर नहीं ले पाएगा,
राइट, जहां पे हम ये 5 पॉइंट इस तरह की कोड की से करते हैं, एमएसडी डीजे वाली। देन आगे एक्सेप्शनल कंस्ट्रक्शन, जहां हम कहते हैं कि भाई साहब कि यहां पे अगर कोई सेंसिबल मीनिंग नहीं निकल के आ रहा वर्ड या फ्रेज का, तो कॉमन सेंस रूल है, लिटरल को इग्नोर करें, लॉजिकल लेके चले, वही AUII वाली आपकी कोड की। और क्योंकि जनरल रूल यही है कि बेटर है किसी शब्द को कोई मीनिंग असाइन कर दें रादर देन मेकिंग इट एज डेड लेटर, जो हमने पहले पढ़ा ट्रेस मैगिस विलियर्ड कॉम पीरियड में। तो यहाँ 4 सिचुएशन पे हम बात करते हैं। पहली 3 है पंक्चुएशन गलत लिख दी, दूसरा कंजंक्शन डिसजंक्शन, एंड की बजाय और की बजाय एंड, मतलब जोड़ के तोड़ के पढ़ने में गड़बड़ हो गया। तो इसलिए जैसे हम फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन पढ़ते हैं 2 का 42 में, वहां एंड को क्या लेके चलते हैं, और लेके चलते हैं, राइट। ऐसे ही मे, मस्ट एंड शल, तो जैसे सेक्शन 3 ऑफ कंपनीज एक्ट में लिखा है कंपनी में बी फाउंड फॉर लॉफुल पर्पस, तो वहां मे को हम क्या लेके चलते हैं, मस्ट लेके चलते हैं। लेकिन मैंने कहा था गलती ये मत करना कि हर जगह मे को मस्ट बना दो आप। इसलिए मैंडेटरी कब होती है, जब पनिशमेंट हो, स्ट्रिक्ट हो, अफेक्ट नल या वॉइड हो, पावर के साथ ड्यूटी हो, डिस्क्रिशन के साथ ऑब्लिगेशन हो। इसलिए मैंने कहा था शब्दों में मत जाओ, आपने क्या देखनी है, आपने उसकी क्लास देखनी है, ना कि फॉर्म। तो इसलिए हमने कहा था लुक एट द सब्सटेंस एंड नॉट मेरली द फॉर्म, because an act in mandatory form might be what, directory, and conversely, so it is the substance which counts and takes precedence over what, form। इसलिए हमने कहा था 3 फैक्टर आप कंसिडर करें, नो, नेचर ऑफ द थिंग, एम्पावर्ड टू बी डन, ऑब्जेक्ट फॉर विच इट इज टू बी डन, पर्सन फॉर हुज बेनिफिट इट इज टू बी डन। ओके, तो भाई मेरे इसके बाद सबसे बड़ा हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, जिसका मतलब है टू रीड विद और टुगेदर, सारी प्रोविजंस को कोऑर्डिनेट किया जाए। एप्लीकेशन ऑफ वन प्रोविजन शैल नॉट रिजल्ट इन मेकिंग द अदर एज, तो सिंपली ऑपोजिट ऑफ हार्मनी इज व्हाट, कॉन्फ्लिक्ट। तो हम कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहते। कहने का मतलब है इट इज द ड्यूटी ऑफ कोर्ट टू हार्मोनाइज एंड स्टैच्यूट टू बी रेड एज अ होल फॉर कंसिस्टेंसी, अदरवाइज वो क्या हो जाएगा, फुटाइल हो जाएगा। तो हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन कब करनी होती है, रियल कॉन्फ्लिक्ट है विद इन द सेक्शन हो सकता है, तो इसलिए सारे सब सेक्शन हार्मोनाइज करने होते हैं। जैसे 139 का 2 में हम पढ़ते हैं ऑडिटर आता है 5 बरस के लिए, लेकिन जो फर्स्ट ऑडिटर होता है उसका टेन्योर हम उसमें कंसिडर नहीं करते हैं, वो एड ऑन होता है। तो कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे भी था। 2 सेक्शंस हो सकता है एक ही एक्ट के, जहां 179 186 बहुत फेमस है, सीबीआई, बिल, एफडी, एटीएम, या मेन थी ये 3 पावर बिल वाली, क्योंकि यही पावर कहां चली जाती है 186 में, दोनों में ही बोर्ड की पावर थी। तो बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रेजोल्यूशन से वो एक्सरसाइज करेंगे, लेकिन 186 क्या कहता है, आपको पहले क्या पास करना होगा, यूनानिमस रेजोल्यूशन, राइट। और फिर 179 कहता है हम ये 3 पावर क्या कर सकते हैं, डेलीगेट कर सकते हैं। तो आप डेलीगेट नहीं कर पाएंगे, पहले क्या पास करो, यूनानिमस, फिर डेलीगेट करो, तो दोनों का साथ, दोनों का विकास, राइट। इसी तरह से मैंने खूबसूरत उदाहरण और दिया था जो कंपनीज एक्ट में बहुत जगह आपको यूज करना होता है, 179 वर्सेस 180। तो 180 में भी 4 पावर आती है बर्ड नाम की कोड की, उसमें मेन बोरिंग्स वाला, क्योंकि 179 में भी आपका क्या था, बोरिंग, तो ये तो बोर्ड की पावर है। लेकिन 180 का 1 का सी क्या कहता है कि आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होता है अगर बोरिंग एग्जिस्टिंग प्लस प्रपोज्ड क्या है वो एक्सीड कर जाए, किससे, आपकी इक्विटी से, मतलब पेड अप कैपिटल फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम। अगर एक्सीड करें तो पहले क्या पास करवाओ, फिर बोर्ड अपनी पावर एक्सरसाइज करेगा। तो ना करें तो फिर तो सिंपल है, कौन सा लग गया, 179 लग गया, राइट। और ये इसलिए आपके कोर्स में सेक्शन 42 कंपनीज एक्ट प्राइवेट प्लेसमेंट में भी इस्तेमाल होता है, 71 डिबेंचर में भी इस्तेमाल होता है, और बता दूं मैं ये आपके चाहे लिखना चाहें तो सेक्शन 76 कह लीजिए डिपॉजिट्स में भी ये इस्तेमाल होता है। मतलब ये जो कंसेप्ट है कंपनीज एक्ट में 3 सेक्शन में, सो वेरी इंपॉर्टेंट अबाउट दैट। देन हम कहते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट 2 एक्ट के अंदर भी हो सकता है। जैसे हम मिनिमम सब्सक्रिप्शन पढ़ते हैं, कंपनीज एक्ट का 39 कहता है जो आपको ठीक लगे, जो प्रोस्पेक्टस में आप लिखते हैं, जबकि सेबी रेगुलेशंस कितनी कहती है 90%, तो कम से कम 90 तो चाहिए।
फिर हमने पढ़ा अगर इम्पॉसिबल है हार्मोनाइज करना, कॉन्फ्लिक्ट होगा फिर किस तरह से हम चूज करें प्रोविजन को। तो कहता है आप देख लीजिए कहीं किसी प्रोविजन का ओवरराइडिंग इफेक्ट तो नहीं है सुपीरियर, या इफ प्रोविजन सब्जेक्ट टू अनदर प्रोविजन है तो उनके साथ लेके चलिए। और फिर मैंने कहा था अगर ऐसा भी कुछ ना हो, प्रोविजन इनेक्टेड या अमेंडेड लेटर इन पॉइंट ऑफ टाइम, अगर सेम टाइम पे ही बनी है तो प्रोविजन अपेयरिंग लेटर इन द एक्ट। चौथी बात ये थी स्पेसिफिक रूल किसके ऊपर प्रिवेल करेगा, जनरल रूल के ऊपर, जहां हमने लेटेंट मैक्सिमम इस्तेमाल किया था जनरलिया स्पेशली बस नॉन डेरोगेंट, ठीक है, नॉन डेरोगेंट। और भाई इसके बाद यहीं पे हार्मोनियस क्योंकि सबसे बड़ा था तो यहां क्या देखना है, स्टैट्यूट जो है मे गिव अ क्लियर इंडिकेशन एज टू विच प्रोविजन इज सबसर्विएंट। सबसर्विएंट मीन सबॉर्डिनेट, क्योंकि हार्मोनाइज करना कौन आपके ऊपर है जिसकी बात माननी पड़ेगी, कौन आपके नीचे जिसे आप इग्नोर कर सकते हैं। और ओवरराइडिंग मीन सुपीरियर बाय यूज ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, जहां हमने पहले पढ़ा सब्जेक्ट टू। तो सब्जेक्ट टू वर्ड का इंपैक्ट क्या है कि सब्जेक्ट टू तभी होता है व्हेन द सेम सब्जेक्ट मैटर इज कवर्ड बाय दैट प्रोविजन आल्सो बाय व्हाट अनदर प्रोविजन। दो प्रोविजन में आ रहा है सेम सब्जेक्ट मैटर और दोनों में क्या है, कॉन्फ्लिक्ट है, इसलिए किसकी चलेगी, बाद वाली। देन द लेटर विल प्रिवेल ओवर द फॉर्मर। सो कहने का मतलब है व्हेन सब्जेक्ट मैटर क्या नहीं है, सेम नहीं है, तो वो लिमिटेशन लगेगी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए अगर कोई क्लॉज यूजेस वर्ड व्हाट सब्जेक्ट टू, तो वो क्या होगी, सबसर्विएंट टू अनदर हो गया, राइट, क्योंकि लेटर प्रोविजन विल प्रिवेल ओवर द फॉर्मर। सिंपल मैंने ये भी कहा था प्रोविजन शैल यील्ड प्लेस टू अनदर प्रोविजन, जैसे कंपनीज एक्ट में यहां ध्यान रखना 4(2) सेक्शन 4(2) कहता है नेम क्लॉज के ऊपर अब सेम सिमिलर रिजेंबलिंग आइडेंटिकल नाम नहीं रख सकते। और 4(3) क्या कहता है, आप ऐसा शब्द नहीं लिखेंगे जिससे पता चलता है कि कंपनी का कनेक्शन है, पेट्रोनेज है, किसके साथ है, सरकार के साथ। आप इस तरह के वर्ड नहीं लिख सकते। अब पॉइंट क्या है, सेक्शन 13(2) डील करता है चेंज ऑफ नेम के ऊपर, ऑल्ट्रेशन ऑफ नेम क्लॉज, और 13(2) में वर्ड क्या है, सब्जेक्ट टू सबसेक्शन 4(2) एंड 4(3) कि सब्जेक्ट टू, भाई 4(2) एंड 4(3) का क्या करना पड़ेगा, कंप्लायंस करना पड़ेगा। इसलिए ये लेटर वाली विल प्रिवेल ओवर व्हाट, फॉर्मर। कहने का मतलब सिंपली 13(2) में प्रोसीजर से आप नाम चेंज, उससे काम नहीं चलेगा, ये भी कंप्लायंस आपको करना पड़ेगा। देन विदाउट प्रेजुडिस, जिसका मतलब होता है बिना किसी और प्रोविजन को क्या पहुंचाए, हार्म पहुंचाए। तो जैसे 4(3) अभी मैंने बोला था उसमें ये वर्ड है विदाउट प्रेजुडिस टू द प्रोविजंस ऑफ व्हाट, 4(2). 4(2) था सेम सिमिलर नाम नहीं होना चाहिए, 4(3) कनेक्शन विद गवर्नमेंट नहीं होना चाहिए। सो इसलिए 4(3) कहता है कंपनी शैल नॉट बी रजिस्टर्ड हैविंग पैट्रोनेज कनेक्शन विद गवर्नमेंट बट विदाउट प्रेजुडिस टू सबसेक्शन 2, मतलब 2 को क्या ना पहुंचाए बिना, हाँ मतलब उसका भी कंप्लायंस करना है, इसका भी करना है, दोनों को क्या करेंगे आप, हार्मोनाइज करेंगे। इसलिए कह रहा है, थोड़ा सी यहां टेक्निकल लाइन थी, when certain particular provisions follow कर रही है किसे, जनरल प्रोविजन को, and it is stated that particular provision are without prejudice to what, general provision, right। जैसे यहां पे आप देख रहे थे आपकी 4(2) क्या बन गई, यहां पे एक जनरल प्रोविजन सेम सिमिलर नहीं होना चाहिए, और फिर आए 4(3). 4(3) क्या गया, पर्टिकुलर प्रोविजन की सरकार के साथ भी क्या नहीं होना चाहिए आपका, ऐसा वर्ड ना इस्तेमाल करें। तो इसलिए कहता है द पर्टिकुलर प्रोविजन वुड नॉट रिस्ट्रिक्ट या लिमिट कह लीजिए द ऑपरेशन ऑफ प्रीसीडिंग जनरल प्रोविजंस। तो इसलिए आप उस जनरल प्रोविजन पे कोई लिमिट, रोक लगा नहीं सकते। कहने का मतलब है ये जो पर्टिकुलर प्रोविजन है कि सरकार के साथ कनेक्शन ना हो, शेल ऑपरेट कैसे, इन एडिशन टू, एक्स्ट्रा हो गया, ना सेम सिमिलर हो ना ही सरकारी हो, एंड नॉट इन व्हाट, डेरोगेशन। डेरोगेशन का सिंपल मतलब क्या हो गया, ना ही आप क्या होने चाहिए, अगेंस्ट होने चाहिए, किसके,
जनरल प्रोविजन के, राइट। तीसरा था नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग टू द कॉन्ट्रेरी, जिसे हम नॉन ऑब्स्टांट क्लॉज भी कहते हैं, हैज द इफेक्ट ऑफ मेकिंग द प्रोविजन प्रिवेल ओवर अदर्स, जिसका मतलब सिंपल हिंदी में मैंने क्या दिया था, भाड़ में गया, राइट, सुपीरियर हो गया। इसलिए सिंपली मैं इसे क्या कहता हूं, प्रोविजन का क्या हो गया, ओवरराइडिंग ऑफ फैक्ट। तो हमने कहा था कि 4 लेवल पे ऑपरेट कर सकती है, या तो आपका ओवरराइडिंग इफेक्ट क्या हो सकता है, किसी और प्रोविजन में, किसी और सेक्शन पे, पूरे एक्ट पे हो सकता है, किसी और लॉ पे हो सकता है, कोई स्पेसिफिक सेक्शन या सब सेक्शन या एनी अदर स्टैट्यूट पे हो सकता है, या एंड में यूं कह लीजिए इफेक्ट क्या है नॉट विथ स्टैंडिंग का, इज ऑपोजिट ऑफ व्हाट, क्योंकि सब्जेक्ट टू क्या थी, सब्जेक्ट टू थी आपका, जैसे मैंने कहा वो सबसर्विएंट है, सुबॉर्डिनेट थी, और नॉट विथ स्टैंडिंग क्या है, ओवरराइडिंग है। और इन सब के मैंने एग्जाम्पल आपको अच्छे से करवाए थे, जो कि आपको याद होने आपको ही करने हैं, क्योंकि हम तो सीधा सीधा मोटा मोटा क्या कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं इस क्लास में, राइट। पढ़ा तो रहा नहीं हूं मैं भाई। अब आगे जी सेकेंडरी रूल्स में, तो इसमें सबसे पहले आता है इफेक्ट ऑफ यूसेज, जहां हम 2 लैटिन मैक्सिम करते हैं, ऑप्टिमा लिगम इंटरप्रिसेट कॉन्स्टिट्यूडू, विच मीन्स कस्टम इज द बेस्ट इंटरप्रेटर ऑफ लॉ, राइट। वो हिंदू मैरिज एक्ट अग्नि के समक्ष, ठीक है। दूसरा था कंटेम्परेनिया एक्सपोजिटोस्ट ऑप्टिमा एट फोर्टिसिमा इन लिगे, जिसका मतलब है बेस्ट वे टू इंटरप्रेट अ डॉक्यूमेंट इज टू रीड इट एज इट वुड हैव बीन रेड द टाइम व्हेन मेड। तो यहां टाइम ऑफ इनेक्टमेंट देखना, उस लिहाज से, उस समय के लिहाज से आप मीनिंग लेके चलिए, जैसे कंटेम्परेरी ऑफिशियल जो स्टेटमेंट आती है जिसमें वो लॉ आया था। देन आता है एसोसिएटेड वर्ड में, उसमें अपने को एक ही करना है, क्योंकि दूसरा अपने स्टडी मैट में है नहीं, कौन से वाला, नॉसिटोर और सोर्सेज, विच मीन्स नोन बाय एसोसिएट द कंपनी इट कीप्स। सो इसलिए जो एसोसिएटेड वर्ड्स हैं आप उसे रीड एंड अंडरस्टैंड करेंगे किसमें, कॉमन सेंस मैनर में, कि जब 2 और मोर वर्ड्स आर कपल्ड टुगेदर एंड हैविंग पैरेलल और सिमिलर मीनिंग टू बी अंडरस्टूड इन व्हाट, कोग्नेट सेंस और मैनर, उसी कलर के हिसाब से, लेकिन ये वाइडर है किससे, इजिस्टिम से। 2 केस स्टडी हमने करी थी, क्या डॉक्टर डीएम सुरती स्टेट ऑफ गुजरात, कि अगर कोई कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट है जहां पे आप बिजनेस प्रोफेशन ट्रेड कर रहे हैं, तो ये 3 वर्ड आ गए, तो मान लो प्रोफेशन का मीनिंग कहां से निकालेंगे आप, कॉमन थ्रेड देखिए तो क्या निकला, प्रॉफिट, उस लिहाज से देखें। लेकिन अगर आप कोई प्राइवेट डिस्पेंसरी डॉक्टर रन कर रहे थे, चैरिटेबल मोटिव, तो उसमें क्या मिसिंग है, प्रॉफिट मोटिव मिसिंग है, तो हम उसे कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट नहीं मानेंगे। दूसरा था सेवॉय वर्सेस कमिश्नर, सेवॉय होटल वाला, कि भैया जैसे आप क्योंकि एक टैक्स, ये इसका जीएसटी से कोई लेना देना नहीं, उस समय ये परचेज टैक्स एक्ट था, कि जिसमें कहता आपने कोई मैन्युफैक्चर किया फैक्ट्री में, कोई बीवरेजेस इंक्लूडिंग चाहे आप कहो फ्रूट जूस, बॉटल वाटर, सिरप वगैरह, और एक होता है फ्रेश जूस जो आप निकलवाते हो, ठीक है, संतरे मौसमी लेके उसको छिलवा के, तो इसलिए ये किसके अंदर नहीं आएगा, मैन्युफैक्चर्ड के अंदर नहीं आएगा, राइट। तो इसके बाद लास्ट क्वेश्चन हमने लिया था टाइप्स ऑफ इंटरप्रिटेशन, जहां हमने 2 ऑथर्स जिन्होंने जूरिस्प्रूडेंस की किताब लिखी उनका मीनिंग, ये वही था जो हम ऊपर पढ़ा है, जोलोविक्स एंड फिट्जराल्ड। जोलोविक्स ने 2 बातें की थी, एक लीगल, कि आप इंटरप्रिटेशन के लिए हेल्प कहां से लीजिए, एक्चुअल रूल ऑफ लॉ, जिसे हम कहते हैं ऑथेंटिक, फ्रॉम लेजिस्लेटर इटसेल्फ। दूसरा यूजुअल, फ्रॉम अदर सोर्सेज, जैसे कोर्ट की जजमेंट। डॉक्ट्रिनल तब है जब हम एक रियल मीनिंग निकालना चाहते हैं, तो यहां हमने वही ग्रामेटिकल, लिटरल, जिसमें हमने कहा रूल ऑफ स्पीच को रेफर करेंगे। लॉजिकल का मतलब वही आपका कंस्ट्रक्शन, बियॉन्ड क्या चले गए, वर्ड्स चल गए टू डिस्कवर द रियल मीनिंग। फिट्जरॉल्ड ने भी सेम यही बात की, बस उसने ग्रामेटिकल के बजाय लिटरल वर्ड दे दिया, लॉजिकल के बजाय जैसे मैंने लिखा वर्ड क्या दे दिया, फंक्शनल। तो है वही, देखिए, वर्बल एक्सप्रेशन ऑफ लॉ एंड इट डज नॉट गो या टेक बियॉन्ड व्हाट लिटरल लिगिस, राइट, कि मतलब उस वर्ड्स के ऊपर अपन नहीं जा रहे। फंक्शनल में क्या करें, डिपार्ट करें, ताकि ट्रू इंटेंशन ऑफ क्या निकल के आए, लेजिस्लेचर, राइट। आई होप सो इट सर्व्स योर पर्पस। किसी का कोई लिखने में प्लस माइनस या जो भी हो वो देख लेना आप इस वीडियो से। थैंक यू।